मेरे दरमियान इस वक्त ऑफ कोर्स 1965 की जंग और दिफाई पाकिस्तान पे जो हम हमेशा गुफ्तगू करते हैं, तो आज भी उन तमाम जब शहदा की बात की जाती है और गाजियों की बात की जाती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, तो जो अपनी आंखों देखा हाल और जंगों में क्या होता है, कैसे होता है और वतन के लिए कुर्बान होने को कैसे तैयार हो जाते हैं। आज हमारे दरमियान एक ऐसे ही पर्सन मौजूद हैं माशाल्लाह, सितारा जुर्रत, सितारा इम्तियाज़, ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब, पाकिस्तान आर्मी से और स्पेशली इम्तियाजी सनद जिसे हम कहते हैं गैलेंट्री, तो उनसे ये रेलेवेंट है और बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे रिवॉर्ड, बहुत सारे अवार्ड्स उनके नाम हैं। तो मैं मिलवाती हूँ आपको सर ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू माशाल्लाह, इतने बैजेस, अब मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते। ये सितारा जुर्रत माशाल्लाह, ये सितारा इम्तियाज है, माशाल्लाह। और बाकी सितारा हरब सारा ये सारे चल वही मैंने कहा इतने सारे नाम, मेरा प्रोग्राम जो है वो ये आपसे सितारा इम्तियाज। माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह पाक आप मैं इनको देख के तो मैं वैसे ही वो एक एक्साइटमेंट वो लगती है बहुत अच्छी सी। सर माशाल्लाह आपने बहुत सारी आपके आंखों के जंगों का बहुत सारा जिक्र हुआ। आप 1965 की जंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? 1965 की जंग जो है, उस वक्त तो मैं यंग ऑफिसर था। अच्छा। मेरी सर्विस 1.5 साल थी तकरीबन जब ये जंग शुरू हुई। अच्छा। वी वर कमीशन्ड इन अप्रैल 64। 61 में हमने आर्मी ज्वाइन की थी। उस ज़माने में 2.5 साल ट्रेनिंग होती थी। तो 65 की जो जंग है उसकी जो अहमियत है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो जंग हमने जीती है, क्योंकि आजकल इस बात को तकरीबन 57 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 60 होने बिल्कुल वाले। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आजकल कुछ नई जनरेशन में कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो गई हैं, कुछ स्ट्रेटजी, वॉर स्ट्रेटजीज चेंज हो गई हैं, और एक 5th जनरेशन वॉर का ज़माना भी आ गया है। तो यहाँ कुछ बातें होती हैं कि जी हमने क्या जीता, क्या हारा, जबकि पाकिस्तान आर्मी ने या जो हमारे गाजी थे या शहदा थे, 47 में उन्होंने आधा कश्मीर ले लिया था, जो आप आज़ाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में थोड़े से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने गिलगित ब्रिगेडियर आई थिंक शमशेर सिंह को सरेंडर करा लिया था। हाँ, तो बड़ा मशहूर ये वाक़या। हाँ, बिल्कुल तो ठीक है। गिलगित वगैरह जो हैं आपके पास ना होते, तो अगर ये ना जंग जीती होती, हाँ, तो पंडित नेहरू भाग के चले गए यूनाइटेड नेशंस ओके, और सीज फायर करवा लिया, वरना श्रीनगर तकरीबन हमारे कब्जे में आ गया था। ओके। तो 65 की लड़ाई का वजह भी यही थी कि 62 में जब चाइना इंडिया वॉर हुई है, तो उस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम वॉक इन कर जाते कश्मीर में। लेकिन उस वक्त भी अमेरिकन प्रेशर और रशियन प्रेशर हमें कुछ करने नहीं दिया गया, और ये कहा गया कि हम आपको मेडिएट करा के मामले को हल करा देंगे। तो बहरहाल 62 के बाद इंडिया ने मैसिव रीऑर्गेनाइजेशन की और अपनी फौज को मैं तो कहूँ 10 से 12 गुना बढ़ा दिया। और एक मेडिएशन की एफर्ट हुई गालबन 66-7 में, लेकिन कामयाब नहीं हुई। तो 63-4 में तो फिर उसके बाद एक बिकरिंग थी कश्मीरियों में भी और पाकिस्तान में भी कि मामला हल नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा पानी उधर से आता है। और हमारा जो अपने कायदे आज़म ने कहा था कि कश्मीर हमारी शारग है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए इट इज़ स्टिल ए वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज भी मैं बहुत सारे लिखता रहता हूँ, मेरे आज 200 के करीब आर्टिकल छपे हुए, माशाल्लाह, 2 बुक्स आ रही हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ सॉवरेनिटी जो है जी, वो शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर
बारगेन नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल 65 की लड़ाई की वजह यही थी और इसकी बुनियाद तो इंडिया ने रख दी थी, इसलिए कि रन ऑफ कच्छ एक जगह है कराची के करीब ही, जी जी। उसमें कुछ पोस्टों पे इंडियन ने कब्जा कर लिया था। ओके ये गालबन अप्रैल 65 की बात है। ओके। तो पाकिस्तान आर्मी ने, हम बड़े थोड़े नंबर थे उस वक्त, बहुत छोटी आर्मी थी हमारी, तो उसके बावजूद उन्होंने उन पोस्टों को वापस लिया और हम आगे तक चले गए इंडिया में। ओके तो इंडियन ने फिर हमसे एक एग्रीमेंट किया जिसको रन ऑफ कच्छ एग्रीमेंट कहते हैं। ओके वो जुलाई में गालबन हुआ था, अगस्त में, और फोर्सेस अपनी जगह पे वापस आ गई। ओके लेकिन एक टेंशन शुरू हो गई थी। ओके। तो उसी दौरान में फिर जब ये रन ऑफ कच्छ का हुआ तो पाकिस्तान आर्मी ने प्लान किया, एक ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था। ओके कश्मीरियों को सपोर्ट करते थे हम उनकी अपनी लड़ाई में, तो हमारे कमांडोज गए थे और फिर छम में हमने उस ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए ऑफेंसिव किया था और ठीक है। छम पे कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी हाँ, पाकिस्तानी छम माशाल्लाह। पे, ये छम का एरिया जो है उस वक्त से हमारे पास है। अच्छा ये वो जो सड़क जाती है बन्नू से सियालकोट को, उड़ी उसके करीब है ठीक है। ये कोटली सेक्टर में आता है। ओके तो इंडियन ने फिर धमकी दी, शास्त्री होते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा कि जी हम आपको सजा देंगे अच्छा और टाइम और अटैक और टाइम कहाँ करना है हम खुद चूज करेंगे। तो अच्छा 6 सितंबर उन्होंने सिलेक्ट चूज किया था। अच्छा ठीक है ठीक है। अब इसकी अहमियत क्या है? अहमियत यह है कि देखें, एक होती है वॉर ओके और एक होती है बैटल्स। अच्छा तो मुख्तलिफ लड़ाइयाँ जो होती हैं वो वॉर ठीक वॉर के अंदर होती है। ठीक ठीक है। उसमें कभी आप बैटल्स को जीतते हैं, कभी हारते हैं, बट ओवरऑल वॉर कौन जीतता है ये देखा जाता है। ओके तो इंडिया का जो उस वक्त स्ट्रेटेजिक एम था वो था कैप्चर लाहौर बाय D+1, यानी एक दिन में लाहौर, पता करना है बस। एक D-Day प्लस 1-2 दिन में अच्छा, फतह करना है अच्छा अच्छा और उसी तरह सियालकोट को D+2 3 तक अच्छा। वो करना है। थोड़ी खुशफहमियां कह सकते हैं ना उन लोगों को। नहीं, देखिए हमें कभी अंडर एस्टिमेट हाँ ये बात दुश्मन को भी, नहीं दुश्मन को करना, कभी कमजोर नहीं समझना, कभी ना ठीक, समझे। ओके ठीक। तो वो अटैक उन्होंने बड़ा वेल प्लान्ड किया था, ओके अपनी तरफ से वो बहुत अच्छा, लेकिन मेंटली उस प्रिपेयर थे। रन ऑफ कच्छ की वजह से हमने बॉर्डर्स पे स्क्रीन छोड़ी हुई थी। रियली स्क्रीन वो होती हैं कि थोड़े से ट्रुप्स होते हैं जो दुश्मन पे नजर रखते हैं, अच्छा ओके उनको हम कहते हैं स्क्रीन्स। ओके ठीक है। उसमें आर्टिलरी ऑब्जर्वर भी होते हैं, गन्स डिप्लॉयड होती हैं। अच्छा तो वो जब उन्होंने अटैक किया है 5-6 की रात को, तो जो हमारी स्क्रीन्स थी वो कांटेक्ट में आई। ओके तो उन्होंने पीछे इतला दी कि जी अटैक हुआ है, और उन्होंने जो कर सकती थी किया। उनका मकसद सिर्फ होता है फौज एनिमी को डिले करना, अच्छा ठीक है। लेकिन डिले आप उस वक्त कर सकते हैं जब क्वांटम ऑफ फोर्स थोड़ा हो, क्योंकि वो तो एक फुल फ्लेज ऑफेंसिव से आए थे ना, और वहां पे लाहौर को कैप्चर करने के लिए 3 एक्सेस हैं, ठीक है। या 3 रास्ते हैं आप ठीक समझे। है। एक वाघा लाहौर, एक बेदियां लाहौर, ठीक है। एक खेमकरन कसूर फिरोजपुर लाहौर। अच्छा ओके उन्होंने 2 एक्सेस पे अटैक किया, वाघा लाहौर से और बेदियां लाहौर से। ठीक है। हमारे जो रात को डिप्लॉय हो गए थे, हमारे आर्टिलरी तो डिप्लॉयड थी, हो गई फटाफट, और रात ही को आर्टिलरी ने फायर शुरू कर दिया था। और आई वॉज ए यंग ऑफिसर, मैं गन पोजीशन ऑफिसर था, तो माशाल्लाह मुझे ऑर्डर दिया कहते यू मूव टू कसूर। ओके तो मैं रात को 5 की रात को ही अपने जो गन्स लेके कसूर चला गया। ठीक है। गन्स ने वाया ट्रेन आना था, हैवी गन्स थी मेरी 155, जो बाद में मशहूर हुई रानी के नाम से। माशाल्लाह अच्छा तो वो 2 बैटरीज लाहौर सेक्टर में लगी हुई थी, एक वाघा को कवर करती थी और एक बेदियां को, और ये एक मेरी जो बैटरी थी ये जा रही थी किसी खास मकसद के लिए कसूर। ठीक है। तो जब वो उन स्क्रीन्स ने उनको कांटेक्ट कर लिया, और फिर हमारी जो BRB कनाल है एक,
वो वहाँ से पीछे ही हमने उनको, जो फर्स्ट लाइट है ना जब सुबह हुई तो आर्टिलरी ने सारी रात फायर किया, उनका जबरदस्त। इनका रुक गया, ओके। एडवांस रुक गया, ठीक है। उनकी काफी कैजुअल्टीज हुई। ओह। फर्स्ट लाइट पे पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रक अच्छा। और उनका एडवांस को बिल्कुल रोक दिया। फिर वो 2 या 3 किलोमीटर सिर्फ एडवांस कर सके और बीआरबी कैनाल के जो इंडियन साइड का किनारा है उससे पीछे ही वो रहे और पूरी लड़ाई में उससे आगे नहीं फिरा सके वो। बिल्कुल ठीक है। वहीं पे वो अजीज भट्टी शहीद हुआ था, वो उसी में हमारे कई ऑफिसर शहीद हुए थे। तो ये तो है लाहौर का सेक्टर। दूसरा उधर जब हम कसूर की तरफ गए तो 7-8 की रात को फिर पाकिस्तान ने प्लान किया हुआ था कि अगर ऐसा मौका आता है तो हम ऑफेंसिव में चले जाएंगे। सही। तो हमने अमृतसर पे अटैक कर दिया ओके। वाया कसूर। सही। कसूर खेमखरन एक सड़क जाती है, ओके। हम ठीक एक्सेस है, कहते ना, हैं। ठीक ठीक। कसूर, खेमखरन, वल्टोआ, अमृतसर, ये ऐसे जाके ना, ये लाहौर सेक्टर है, ये ऐसे जाती है। तो अगर हमारा मकसद ये था कि कैप्चर अमृतसर और कट ऑफ इंडियन जो है रियर से हम, तो ये हमारे जो टास्क था उस डिवीजन का वो था। आर्मड डिवीजन हमारे पास एक ही था उस जमाने में। सही सही। तो बहरहाल वो अटैक गया, माई वाज सपोर्ट, मेरी गन सपोर्ट कर रही थी सही। और हम लोग रोई नला हमने क्रॉस कर लिया, फिर उसके बाद खेमखरन कैप्चर कर लिया सही। जो कि 10 किलोमीटर इंडियन साइड में है। उसके बाद हम एडवांस करते हुए वल्टोआ तक चले गए। ओह। वल्टोआ तकरीबन आप समझे 5-6 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ अमृतसर है, ब्यास रिवर से इधर है। इंडियंस में पैनिक फैल गया और जो बाद में हमें पता लगा कि उन्होंने वर्चुअली ऑर्डर्स दे दिए थे फोर्सेस को विड्रॉ ईस्ट ऑफ ब्यास, अब उधर ये जगह खाली कर दे। सही। लेकिन इन द मीन टाइम दे अटैक्ड इन सियालकोट। ओके। यानी D+2 पे उन्होंने मेरे ख्याल से सियालकोट पे अटैक कर दिया विद टैंक्स। शकरगढ़ की तरफ से वो आए थे। उनका जो एम उनको दिया गया था कैप्चर सियालकोट देन एडवांस कट ऑफ GT रोड। अच्छा। अब हमारे पास इतनी फोर्सेस तो थी नहीं, तो जो हमारा ऑफेंसिव था अमृतसर को जा रहा उसको रोकना पड़ा। सही। और रोक के तो जो आर्मर डिवीजन की हमारे टैंक रेजिमेंट्स थी उनको निकाल के सियालकोट भेजा। अच्छा। सही। तो यानी ये हमारे पास रिसोर्स की कमी थी मैं बड़ी। समझ गई, लेकिन तो वहां से निकाल के रिसोर्स की जरूर कमी थी, लेकिन हिम्मत की और नहीं, जुर्रत की रातों कमी रात नहीं। वो आप देखें ना, कम से कम 200-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर है सियालकोट लाहौर से, सही, इधर सही। से कसूर से मैं समझ वो हमने कवर कर लिया। और जहाँ पे कहा जाता है कि टैंक बैटल जो हुई थी वो फियर्स्ट हुई थी आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उनका असॉल्ट वो काफ़ी थोड़ा सा आ गए थे, लेकिन वहीं रोक दिया। वो आगे से सियालकोट कैप्चर नहीं कर सके और वहीं पर सीज फायर तक 20 सितंबर तक वो वहीं रहे। अब इसमें 2 चीज़ें मैं बताऊं। यानी कि 17 दिन तक उनको अब मैं अपनी कहता हिम्मत हूं- नहीं दी कि आगे आए। नहीं, फोर्स बैटल थी माशाल्लाह, ना। माशाल्लाह। इसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ हमारे अपने काफ़ी कोर्समेट कुलीग शहीद हुए उसमें, हाय हाय, अपने वो दोस्त। क्रेडिट देता हूँ यंग अफसरों को, ओके ओके। जिन्होंने बहुत अपनी जान पे, मेजर, कैप्टन्स और जिसमें अजीज भट्टी वगैरह और बहुत सारे थे, हमारे दूसरे अफसर भी थे और ब्रिगेडियर लेवल के भी ब्रिगेडियर शामी शहीद हुए अच्छा, अच्छा। उस अटैक में जो जा रहा था वल्टोआ वाला। अच्छा। तो जानों के नजराने पेश कर दिए। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था, वॉर का एक मकसद होता है। बिल्कुल ठीक। इंडियन का वॉर का मकसद था टू कैप्चर लाहौर Okay. एंड सियालकोट और देन एक्सपैंड। फिर पाकिस्तान को वो मजबूर करते टेबल पे बैठा के कश्मीर खाली करो। ओके ओके ठीक। तो वो तो फेल हो गया ये ना पूरा उनका। पूरा गेम था, एक पूरा नहीं, प्लान था, स्ट्रेटेजिक, ओके। इसको ऑब्जेक्टिव जो हाँ, ये कहते भी हैं कह सकते हैं, हम, वो फेल हो गया। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इट वाज ए कंप्लीट विक्ट्री फॉर अस। ओके। हमने उनका जो ऑब्जेक्टिव था उनको हासिल नहीं करने दिया। अब हमको दिल्ली फतह करने तो नहीं जा रहे, हम तो डिफेंसिव में थे।
तभी तो दिफाई पाकिस्तान ठीक है ना, हम तो 6 डिफेंसिव में सितंबर को थे, मेंशन किया जा लेकिन उसके बावजूद हम छोड़ा होने के बावजूद हम ऑफेंसिव में गए और वोल्टोआ तक का एरिया हमने कैप्चर कर लिया। माशाअल्लाह। वो हमारे पास रहा ठीक है। टिल ताशकंद एग्रीमेंट। इधर सिंध में जो हमारे फोर्सेस थी वो भी थोड़ी थी, मैं एक डिवीजन था, वो हुरों ने बड़ा अच्छा काम किया था ओके। और हमने इंडिया का काफी मोनाबाव और आगे तक का इलाका का कब्जा कर लिया ओके। और वो फिर हमारे पास ही रहा टिल ताशकंद एग्रीमेंट। बड़े इंटरेस्टिंग इस लड़ाई में चीजें हुई। आपने एक बहुत तो प्यारे अंदाज से जो है ना भी जज्बा जो था ना हाँ, कौम का, ठीक, वो मैं बड़ा इम्पोर्टेंट होता है किसी लड़ाई के लिए। हकीकत है सर, जज्बे के तो बगैर पूरी कुछ- कौम जो है ना, एक शीशा दीवार शीशा पिलाई दीवार खड़ी बन खड़ी के हुई खड़ी थी होगी, पीछे। माशाल्लाह। और मुझे याद है हमें लोग डंडे लाठियां लेके चल पड़े बॉर्डर की तरफ, उनको रोकना पड़ा कि भाई ये आपका काम नहीं है, आप ये पीछे जज्बा संभाल। था ना कौम, एक हाँ। कौम होने का, यूनिटी लड़कियां लड़के कॉलेज से हम हाजिर हैं। वो खाना बना के ला रहे हैं। आए। मुझे याद है वो आने नहीं हम दे रहे थे उनको आगे। फिर जब लड़ाई सीज फायर हो गई है 20 सितंबर को, गालबन 30 या सितंबर को या कुछ को, कॉलेज की, लाहौर कॉलेज की लड़कियां आई। मुझे याद है वो स्वेटर मेरे पास कई साल पड़ा रहा, वो मुझे स्वेटर दे के गई। हाय तो कई साल वो पड़ा रहा उस यानी कि उस वक्त। वक्त ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे थे, और ये जैसे आपने फिर सोचा एक और होगा। वाकया सुनाता हूँ। फिर 8 तारीख को हमारा जो एयरफोर्स थी वो जी जी, उसको फिरोजपुर रडार बड़ा तंग कर रहा था। ओके। वो इंडियन एयरफोर्स को गाइड करता था। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने कोशिश की कि उसको डिस्ट्रॉय करे, लेकिन वो चूंकि बिल्कुल शहर के अंदर उन्होंने लगाया हुआ था, ओके। तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। उन्होंने हम आर्मी से कहा, तो आर्मी की तरफ से हमारे एक कमांडर थे, उस वक्त कर्नल थे, बाद में जनरल रिटायर हुए, फौत हो गए, अल्लाह बख्शे, शौकत रजा। वो मेरे पास आ गए गन पोजीशन में खेमकरन के पास। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक टास्क मिला है टू डिस्ट्रॉय फिरोजपुर रडार। तो मैंने कहा जी देखते हैं हम। तो मेरा सूबेदार जो था वो बड़ा सीजनड आदमी था, आपको नाम सुना होगा, जनरल सवार खान, जो उनका वो ब्रदर इन लॉ था। उसने कहा सर हम ऐसे एक ही तरीका है कि हम जीरो लाइन यानी इंडियन बॉर्डर को थोड़ा सा आगे चले जाएं क्रॉस करके, तो हमारी रेंज आ जाएगी। मेरी गन्स की रेंज 30 किलोमीटर थी, हैवी रेंज की। तो मैंने कहा है तो बड़ा रिस्की। मैंने उस ज़माने में कर्नल थे शौकत जंग कमांडर से कहा, मैंने कहा ये एक तरीका है कि हम ज़ीरो लाइन पे चले जाएं, थोड़ा सा आगे जाके रेंज कवर कर लेंगे, तो वी विल फायर एंड देखें इंशाल्लाह डिस्ट्रॉय कर लेंगे, हुआ नहीं हुआ। वो कहते हैं तो बड़ा रिस्की है। मैंने कहा ये तो लेना पड़ेगा रिस्क, अगर आप कहते हैं तो हम चले जाते हैं। तो हमने 2 गन्स निकाली और रात को हम ज़ीरो लाइन क्रॉस किया हमने 8 की रात को, 4-5 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर अपनी रेंज ले ली। और हमने फिरोजपुर पे मेरा ख्याल है 400 राउंड फायर किए रडार स्टेशन पे। हैवी राउंड थे, 100 पाउंड्स का एक राउंड होता था, और वो डिस्ट्रॉय हो गया रडार। और उसके बाद उस सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स ब्लाइंड हो गई। उसका बाद में एयर चीफ ने अप्रिसिएशन लेटर भी भेजा, वो हमारी पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री में भी है। आई वॉज ऑल्सो गिवन अप्रिसिएशन, ये SJ वगैरह उसी में फिर हमें मिले। तो बात यह है कि जज्बा बड़ा था। एक और मैं जज्बे की बात करता सर, एक बात कहना चाहूँगी। देखिए अभी आपने माशाल्लाह, इस वक्त मैं ये कहूँगी ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब पाकिस्तान आर्मी से मेरे साथ मौजूद हैं, और बहुत खूबसूरत अंदाज में कुछ वाक़यात सुनाए उन्होंने मुझे। और 1965 की जंग, अपनी आँखों देखा हाल, क्या हो रहा था, अवाम कैसे मुत्तहद थी और कैसे लोग शमूलियत कर रहे थे, कैसे अपनी जान के नजराने पेश कर रहे थे, बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करते। मैं इनसे अभी जो एक वाक़या सुनाने वाले, मैं ये भी चाहूँगी कि अभी आपने हमारे नाज़रीन को जाते जाते एक खूबसूरत सा मैसेज भी हम हमको देने, पहले वो वाक़या आप बता रहे थे, वो सुनाए, फिर जाते मैसेज दीजिए। वो जब हम जा रहे थे अमृतसर की तरफ, तो शॉर्ट ऑफ वोल्टोआ हमारी एक गन का एक स्प्रिंग होते हैं जिनको हम कहते हैं बोगी स्प्रिंग, ठीक है, क्योंकि हैवी गन्स को आप टायरों पे फायर नहीं करते, ठीक है, उनको जमीन पे लगाते हैं, टायर उठा देते हैं, फिर फायर होती है। वो एक स्प्रिंग से होता है। वो स्प्रिंग टूट गया लड़ाई में। अब अमेरिकन ने
हमारे स्पेयर पार्ट्स बैन कर दिए थे। अच्छा। और जैसे लड़ाई शुरू हुई सही। तो मेरे हमारे साथ एक EME ऑफिसर भी अटैच होता है, आर्टिलरी के साथ होता है, अब भी होता है। तो कैप्टन आबद थे, सीनियर थे मुझसे। अच्छा। तो मैंने कहा सर क्या करें, अब ये तो गन फायर नहीं करिए, अटैक जा रहा है और क्या करें। हम बैठ के सोचते रहे। मैंने कहा जी एक ज़हन में हमारे तरकीब आती है अच्छा। कि आप जीप पकड़ें, लाहौर वापस जाएं ओह। और वहाँ पे जो बिलालगंज है कबाड़ खाना, उधर देखें कुछ स्प्रिंग मिल जाए इस किस्म का, सही। तो हम काट वाट के लगा देंगे। कैसे दिमाग चला रहे थे आप लोग? तो वो कह लगे हाँ ये बात तो सही है। उन्होंने उस लड़ाई में जीप पकड़ी, आधी रात का वक्त, कोई पता नहीं किधर कोई गोला लगे किधर जगह, वो गए कैप्टन आबद, बिलालगंज में नहीं मिला। बिलालगंज वालों ने गाइड किया कि आप रेलवे वर्कशॉप जाएं। अच्छा। जो बोगी नहीं है, रेलवे कोचेस के जी स्प्रिंग जी जी जी। कि देखे वो शायद काम आ जाए। वो उधर गए, वहाँ पे उन खुलवाया रात को 2 बजे, शेलिंग भी हो रही थी, वो खुला के उन्होंने स्प्रिंग मिल गया, वो तो मिलता जुलता वहीं कटवा के ले आए, वो हमने गन में लगाया और फिट हो गई। कैप्टन आबद बाद में मेजर जनरल बने, ही रिटायर्ड एज ए मेजर जनरल। हाँ। क्या बात है सर। हम अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे, अपनी कौम को क्या मैसेज देखें 65 की लड़ाई पर्सोनिफाई करती थी यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। क्या बात। 71 में हम पोलराइज हो गए थे बंगालियों की बगावत की वजह से। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँ, वो सब्जेक्ट ठीक लेते ठीक हैं। तो उसमें हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, वो सबके सामने है। इसके बाद आप देखें 71 की लड़ाई का नुकसान हमें ये हुआ कि हमें 8-10 साल लगे ऊपर आने में। फिर अब हमारे ऊपर टेररिज्म मुसल्लत कर दिया गया। ठीक है। इसमें भी देखें फौज की यूनिटी और कौम की यूनिटी, कौम ने और फौज ने दोनों ने कुर्बानी को बर्दाश्त किया। सिविल में भी 60-70 हज़ार लोग शहीद हुए बॉम्ब ब्लास्ट में। अभी ये बच्चे आए हुए थे, ये शहीद हुए, इनके वालिद। तो मेरे वालिद भी शहीद हुए थे, मेरी इतनी ही उम्र थी 7 साल। अरे अल्लाह। वो कश्मीर में शहीद हुए थे। ही वॉज ए मेजर कमांडिंग ए कंपनी। तो वो अप्रैल 10 को शहीद हुए थे 49 में। तो मैं 7 साल 8 साल का था। तो ये मैं देख रहा था इनको कि सारी उम्र ऐसे ही बाप के बगैर रहेंगे। तो वो दहशत गर्दी की जंग में जो कौम ने हौसला दिखाया है, क्योंकि वजीरिस्तान में मैं ब्रिगेड कमांडर भी रहा हूँ, महमंद के एरिया में। मैं लंडी कोतल से चित्राल तक मेरा एरिया था 83 में। तो उस एरिया में जंग करना, अंग्रेज भी हार गए थे। अंग्रेज भी हार गए थे। जो अफगान वार फर्स्ट सेकंड थर्ड हुई, उसमें उन्होंने बड़ा नुकसान उठाया था। एक वार में तो पूरी की पूरी उनकी पलटनें ख़त्म हो गई थी। एक ऑफिसर बचा था, उन्होंने छोड़ दिया था कि जाके बता दो कि बाकी ख़त्म हो गई। बस आप अपनी कौम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे अंदर एक यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी। और ये हमारी अफवाज हमें ये मैसेज देती है। हाँ। सर अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो कौम को मैसेज दिया हमें। और आई सल्यूट जो गाजी थे हमारे, बहुत सारे जा चुके हैं, थोड़े से हम रह गए हैं, हमारी बारी भी आ जाएगी। और शहदा और उनकी फैमिलीज, उन्होंने आप कैसे गुजारा वक्त, ये तो आप समझ सकते हैं, उनसे पूछने जैसे। आप लोगों की जानों के नजराने हैं जो आज हम आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में रहते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और स्पेशली थैंक्स फॉर वीनस एचडी को आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद थे ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब, पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, सितारा जुर्रत एंड सितारा इम्तियाज़।